नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं वैयक्तिक भिन्नता के लिए प्रभावी कारक। तो आइए अध्ययन करते हैं वैयक्तिक भिन्नता के प्रभावी कारक। इसके पूर्व हम सब लोगों ने वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ, उसकी परिभाषा और वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार तथा वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने के लिए प्रमुख उत्तरदायी होते हैं। तो सबसे पहला जो कारक होता है वैयक्तिक भिन्नता के लिए जो उत्तरदायी माना जाता है वो है पारिवारिक पृष्ठभूमि, या हम इसको कह सकते हैं बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि। पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब जाहिर सी बात है कि बालक का पालन पोषण परिवार में होता है और कहते हैं कि बालक के ऊपर सबसे अधिक परिवार का प्रभाव पड़ता है। परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है और परिवार में माता जो है वो पहली गुरु या शिक्षिका है। माता पिता के अतिरिक्त परिवार के अन्य जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा भी बालक कुछ न कुछ सीखता है। और परिवार की जो पृष्ठभूमि होती है वो माता पिता तक सीमित नहीं होती, वरन उसमें दादा दादी या संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है। परिवार का कार्य क्षेत्र क्या है, परिवार की संस्कृति क्या है, परिवार की मान्यताएं क्या हैं, परिवार का व्यवसाय क्या है, ये सारा का सारा जो कह सकते हैं हम विचार है या अवधारणा है, ये किसी न किसी रूप में बालक की वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करती है। अब ध्यान देने वाली बात है, परिवार जो होते हैं, अगर परिवार की चर्चा की जाए तो परिवार की कुछ परंपराएं होती हैं। परंपराओं के अतिरिक्त परिवार की कुछ मान्यताएं या जिनको हम कह सकते हैं रूढ़ियां होती हैं। परिवार की अपनी विशेष संस्कृति होती है और परिवार में बालक का पालन पोषण किस तरह से किया गया ये भी निर्भर करता है। और परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है और बालक को कितना स्नेह या प्रेम प्राप्त होता है। माता पिता के द्वारा बालक में उत्तरदायित्व की भावना, कर्तव्य बोध का कितना विकास किया जाता है, साहस, नैतिकता और धैर्य के गुणों का कितना विकास किया जाता है। दूसरी तरफ परिवार यदि सांस्कृतिक रूप से सशक्त नहीं है, मजबूत नहीं है, तो उसका बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है और ये कहीं ना कहीं वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण है। अगर भारतवर्ष के परिवारों के बारे में अध्ययन किया जाए तो भारतवर्ष के बारे में कहा जा सकता है भारतवर्ष एक विशाल देश है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हमें पारिवारिक संरचना में अंतर दिखाई देता है और पारिवारिक संरचना में जो अंतर दिखाई देता है वो संयुक्त परिवार और एकल परिवार तक सीमित नहीं है, वरन सांस्कृतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर परिवार जो है उनके बीच में अंतर पाया जाता है या विभेद पाया जाता है। ये जो अंतर है या विभेद है ये बालकों में वैयक्तिक भिन्नता को उत्पन्न कर देता है। और भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो हमारा समाज आज भी सामाजिक संगठन या जाति या समूह या समुदाय रूपी कारकों से किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। आज भी भारतवर्ष के बारे में वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था किसी न किसी रूप में हमारी सामाजिक व्यवस्था या हमारी पारिवारिक प्रणाली का एक अंग है। तो ये भी वैयक्तिक भिन्नता में किसी न किसी रूप में बालक के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और बालक का पालन पोषण परिवार की जिन परिस्थितियों में होता है वो परिस्थिति जो है बालक में वैयक्तिक भिन्नता उत्पन्न करने में एक प्रमुख कारक होती है। उदाहरण के लिए यदि परिवार जो है वो धैर्य, साहस और नैतिकता के गुणों का विकास करने में सहायक है तो बालक के व्यवहार में
हमको धैर्य, नैतिकता और साहस के गुण दिखाई देने लगते हैं। वही यदि परिवार कुछ इस प्रकार का है कि परिवार की जो सांस्कृतिक मजबूती है या मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो सशक्त नहीं है या आधुनिक नहीं है। जैसे आज के संदर्भ में कहा जाए तो आधुनिकता परिवार में किस स्तर तक है, ये भी बालक के व्यक्तिगत भिन्नता का एक प्रमुख कारक है। नगरीय परिवार जो है वह आधुनिकता से परिपूर्ण है या ज्यादा आधुनिकता की ओर अग्रसर है। वही ग्रामीण क्षेत्र में और सुदूर पिछड़े क्षेत्र में तो हमें दिखाई देता है कि आज भी यातायात या संचार के साधनों का उतना प्रभाव नहीं पड़ा है जितना नगरीय जीवन पर पड़ा है। तो इन सब परिवारों में पलने वाले जो बालक होते हैं उनके व्यवहार में या उनके व्यक्तित्व में या उनके दृष्टिकोण में, उनकी मान्यताओं में, उनकी अभिरुचि में, उनकी अभिवृत्ति को निर्मित करने में एक प्रभावी कारक के रूप में कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो परिवार की बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि है ये उसके वैयक्तिक भिन्नता का एक प्रमुख कारक है। और दूसरा कारक हम कह सकते हैं आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाएं ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राचीन काल में भी और वर्तमान समय में भी हम कह सकते हैं कि जीवन के लिए धन या वित्त की बड़ी आवश्यकता होती है। और कहा जा सकता है कि धन के अभाव में व्यक्ति का व्यक्तित्व बिखर जाता है और प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति यदि अच्छे ढंग से हो रही है तभी बालक या कोई भी व्यक्ति आगे के बारे में सोच सकता है। तो आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम भौतिकवादी युग में जी रहे हैं जिसमें अर्थ या धन की प्रधानता है और न्यूनतम स्तर तक तो यदि बालक की या परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, परिवार में अधिकतर लोग बेरोजगार हैं या उनको रोजगार नहीं प्राप्त हुआ है, सभी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो प्रायः देखने में आता है कि घर में कलह बनी रहती है और आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो समर्पण हमको व्यवहार में दिखाई नहीं देता है। तो इस कारण से हमको दिखाई ये पड़ता है कि जो बालक का व्यक्तित्व है या उसमें उत्पन्न होने वाली वैयक्तिक भिन्नता है वो हमको अलग अलग दिखाई देने लगती है। जैसे आर्थिक दबाव के आधार पर अगर साधारण रूप में हम ध्यान से देखें तो एक उच्च आय वाले परिवार हो सकते हैं, एक मध्यम वर्ग हो सकता है या मध्यम आय वर्ग हो सकता है और एक निम्न आय वर्ग हो सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो उच्च आय वर्ग में पलने वाला बालक है इसकी तो सभी आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। जिन आवश्यकताओं की आवश्यकता नहीं है उनको भी आवश्यकता बना करके पूरा किया जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर बालक को अति पोषण प्राप्त है। और मध्यम वर्ग जो होता है विचारशील होता है और इसके पास आय के इतने साधन तो अवश्य होते हैं जिससे उसकी मूलभूत आवश्यकताएं साथ ही साथ शिक्षा, संस्कृति, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि की आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बालक को प्रायः पोषण प्राप्त होता है। लेकिन जो निम्न आय वर्ग के बालक होते हैं तो परिवार की अवस्था या स्थिति निम्न होने के कारण या परिवार गरीबी में होने के कारण यहाँ के बालकों को कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। तो अब ध्यान दें कि ये जो अतिपोषण, पोषण और कुपोषण है ये किसी न किसी रूप में बालक की या व्यक्ति की वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करता है। हम उस बालक के बारे में कहाँ सोच सकते हैं जो बालक अभाव में पल रहा है, गरीबी में पल रहा है, तो उसकी सोच, उसकी अभिवृत्ति, उसकी अभिरुचि कहा जा सकता है कि जो बालक भूखा है तो उसे सपने भी रोटी के आते होंगे। और जाहिर सी बात है कि जब पहली आवश्यकता पूर्ति हो जाती है रोटी, कपड़ा, मकान की, तभी व्यक्ति आगे के बारे में सोचता है। तो हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है
आर्थिक दफाएं ही व्यक्ति की सोच में, उसकी अभिवृत्ति में, उसकी अभिरुचि में परिवर्तन लाने का कार्य करती हैं। बहुत पहले अरस्तु ने कहा था कि दया, धर्म, परोपकार, करुणा की भावना तभी व्यक्ति में उत्पन्न होती है जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो ये जितने भी नैतिक गुण या नैतिकता की हम बात करते हैं, ये सारी चीजें तभी व्यक्ति में आती हैं जब उसकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। कहते हैं ना, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति को भूख लगी है तो एक सीमा के पश्चात अधिक भूख लगने पर वो दूसरे का भोजन भी छीन करके खा सकता है। तो आर्थिक दफाएं जो होती हैं, ये वैयक्तिक भिन्नता को उत्पन्न करने का एक प्रमुख कारक होती हैं। और कहा जा सकता है कि इस आधार पर भी लोगों के बीच में जो वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है या बालकों के बीच में पाई जाती है, तो आर्थिक दशाएं एक प्रमुख कारक है। तीसरा जो बिंदु हम ले सकते हैं वो है प्रजातीय अंतर। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के द्वारा प्रायः ये सिद्ध किया गया है कि प्रजाति के आधार पर भी वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए पूरे विश्व में ये मान्यता बनी हुई है कि श्वेत और अश्वेत, श्वेत के बारे में ये धारणा बनी हुई है कि श्वेत जो होते हैं ये ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज्यादा परिश्रमशील होते हैं, ज्यादा योग्य होते हैं, और दूसरी तरफ इनके बारे में ये आलस्य से परिपूर्ण होते हैं, या कह लीजिए तो इनके बीच में कुशलता कम पाई जाती है, ज्ञान और विज्ञान या प्रशिक्षण को प्राप्त करने में प्रायः ये असफल होते हैं। तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में ये अवधारणा किसी न किसी रूप में आज भी व्याप्त है कि वैयक्तिक भिन्नता का एक प्रमुख कारण जो है वो प्रजातीय अंतर है। पश्चिमी देशों के लोगों के द्वारा प्रायः ये अवधारणा उत्पन्न की गई है कि पश्चिमी देश में रहने वाले या शीत प्रधान देश में रहने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा बुद्धिमान या योग्य होते हैं, वहीं दूसरी तरफ गर्म जलवायु वाले देश में रहने वाले लोग कम बुद्धिमान होते हैं। इसका उदाहरण नोबेल पुरस्कारों के लिए दिया जाता है कि ज्यादातर संसार में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो श्वेत लोगों को प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और अध्ययन के उपरांत उन्होंने ये बताया कि श्वेत लोगों के जो बालक और परिवार होते हैं वे ज्यादा प्रखर, बुद्धिमान, साहसी, योग्य, कर्मठ होते हैं। दूसरी तरफ जो अश्वेत लोग होते हैं उनके बीच में थोड़ी सी उनकी तुलना में कम योग्यता या बुद्धिमत्ता या प्रखरता या कुशलता आदि गुण पाए जाते हैं। यद्यपि इसके बीच में कुछ मनोवैज्ञानिक वर्तमान समय में कहने लगे हैं क्योंकि श्वेत लोगों का निवास स्थल जो है विकसित राष्ट्र है, तो इस कारण उनके बीच में ये वैयक्तिक भेद पाए जाते हैं, तो उसके बारे में एक अलग चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये अवधारणा आम रूप से व्याप्त है कि श्वेत और अश्वेत का अंतर जो है या प्रजातियों का अंतर, जैसे हिटलर कहा करता था कि जर्मनवासी जो हैं वो बड़े योग्य हैं। भारतवर्ष के संदर्भ में अगर बात की जाए तो आर्य और द्रविड़ का संदर्भ किसी न किसी रूप में, चाहे वो हमारे अर्धचेतन या चेतन मन में व्याप्त हो, किसी न किसी रूप में पाया जाता है। तो बाहर की बात करने के पहले हम अपने ही देश में देखें तो आर्य और अनार्य या आर्य और द्रविड़ या उत्तर और भारत या क्षेत्रीय आधार पर हम देखते हैं तो बहुत सारी ये प्रजातीय भिन्नताएं पाई जाती हैं और इसके आधार पर वैयक्तिक भिन्नता को हम देखते हैं या जानते हैं या उसकी हम परख कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जेंडर जो होता है, जेंडर भेद जो होता है, ये भी एक प्रकार से वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारक है और प्रायः ये माना जाता है कि स्त्री और पुरुष जो होते हैं इनकी अभिरुचियां, इनकी योग्यता, इनकी क्षमता अलग अलग होती है। प्रायः माना जाता है कि बालिकाओं का झुकाव गृह विज्ञान या ललित कला या साहित्य आदि की तरफ ज्यादा होता है, दूसरी तरफ पुरुष या बालक जो होते हैं उनका विज्ञान, गणित, तकनीकी, प्रबंध आदि के क्षेत्रों में ज्यादा अभिरुचि होती है या उनकी अभिवृद्धि होती है। तो ऐसा
मनोवैज्ञानिकों के द्वारा पाया जाता है या कई अध्ययन ऐसे किए गए जिसमें कि इस बात को नकारा भी गया और कहा गया कि वास्तव में बालक और बालिका के बीच में बहुत अंतर अधिगम के क्षेत्र में नहीं होता, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं जिनके कारण ये अंतर पाया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जेंडर भेद ही एक ऐसा कारक है जिसके आधार पर ये माना जाता है कि पुरुष और महिला या बालक और बालिका में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, और वैयक्तिक भिन्नता जो है अलग अलग रुचियों में पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययनों के द्वारा ये प्रमाणित किया गया है कि 3 वर्ष का बालक या बालिका जब हो जाता है तो वो अपने जेंडर को पहचान लेता है और उसके खेलने के कार्यों में या उसकी रुचियों में उसका जेंडर जो है वो आने लगता है। उदाहरण के लिए अगर विद्यालय में कोई फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता कराई जाए तो 8-10 साल का बालक बालिकाओं की वेशभूषा को धारण करने से मना कर सकता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसमें जो अभिरुचि उत्पन्न हुई है या उसकी जो अभिवृत्ति है, मनोवृत्ति है, वो जेंडर भेद के कारण उत्पन्न हुई है। तो वो माना जाता है कि जेंडर भेद भी जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से वैयक्तिक भिन्नता को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है और इसके कारण अभिवृत्ति, मनोवृत्ति या गुणों पर या व्यक्तित्व पर अंतर पड़ता है। भारतीय संदर्भ में कहा जाए तो महिलाओं को प्रायः या बालिकाओं को प्रायः बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपको एक सीमा से बाहर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं होना चाहिए या आक्रामक भाव भंगिमा नहीं अपनानी चाहिए। दूसरी तरफ बालकों को बचपन से तैयार किया जाता है कि आपको आक्रामक होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए। दूसरी तरफ बालिकाओं को ये सिखाया जाता है कि सेंसिटिव आपको ज्यादा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। तो इस आधार पर भी वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है या वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाला जेंडर भेद जो है वो एक प्रमुख कारक है। और 5वां कारक हम कह सकते हैं एज या आयु। वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाला आयु या उम्र एक प्रमुख कारक है। उम्र के आधार पर जैसे हम बालक को शैशवावस्था, इसके अलावा बाल्यावस्था या किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, जितनी भी अवस्थाओं में हम इसको वर्गीकृत करते हैं या बांटते हैं तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता का एक प्रमुख कारण आयु है। और आयु के आधार पर जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति में परिपक्वता आती है और हम कह सकते हैं कि परिपक्वता आयु के साथ बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ व्यक्ति कुछ योग्यता या अधिगम भी प्राप्त करता है। तो आयु के आधार पर व्यक्तियों के बीच में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक शैशवावस्था का संसार जो है या शैशवावस्था में संसार बड़ा सीमित होता है, वही बालक जब युवावस्था में प्रवेश करता है तो उसका संसार बड़ा हो जाता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार से चिड़िए का बच्चा जब घोंसले में रहता है तो वो घोंसले को ही पूरा संसार समझता है और जब वो आकाश में उड़ने लगता है पंख फैला करके बड़ा हो जाता है तो उसके लिए ये संसार बड़ा विशालकाय और अद्भुत घटनाओं से या अद्भुत है। तो तात्पर्य यह है कि आयु के आधार पर भी वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है और आयु के आधार पर व्यक्तियों के बीच में चाहे उनका व्यवहार हो, चाहे उनका दृष्टिकोण हो, चाहे उनके तर्क करने की क्षमता हो, चाहे उनके निर्णय लेने की क्षमता हो, ये सभी क्षमताएं किसी न किसी रूप में या योग्यताएं प्रभावित होती हैं और इनके द्वारा व्यक्तियों के बीच में वैयक्तिक भिन्नता उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिए जीवन के प्रति या व्यवसाय के प्रति एक किशोर का जो दृष्टिकोण हो सकता है एक प्रौढ़ व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसमें अंतर हो सकता है। या हम कह सकते हैं कि वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति के अनुभवों में बहुत सारी अभिवृद्धि हो चुकी होती है, इसलिए किसी भी घटना की तरफ उनका जो दृष्टिकोण होता है वो परिमार्जित होता है या परिष्कृत होता है। हालांकि ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, किसी एक तथ्य पर निर्भर नहीं करता है,
लेकिन मनोवैज्ञानिक आधार पर यह कहा जा सकता है कि आयु या एज जो है ये निश्चित रूप से वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है और आयु के आधार पर लोगों के जीवन प्रणाली में या उनके व्यवहार में हमको अंतर दिखाई देता है। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं अगला बिंदु जो है वो बुद्धि है, या बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जो व्यक्तियों में भिन्न भिन्न पाई जाती है, या बुद्धि की मात्रा या स्थिति या बुद्धि का बंटवारा जो भी हम खेलें वो अलग अलग पाई जाती है। किसी की बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी होती है, किसी की बुद्धि लब्धि सामान्य होती है और किसी की बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है। ये टर्मन का वर्गीकरण या जन का वर्गीकरण अलग, उसके बारे में अध्ययन किसी दिन किया जाएगा तो या हम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि जो है वो वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। जिसकी बुद्धि लब्धि जितनी होती है, किसी भी घटना या उद्दीपन के प्रति उनके द्वारा जो किया जाने वाला व्यवहार है वो अलग अलग होता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति घटना के संदर्भ में अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और साधारण व्यक्ति जो है वो अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ये बुद्धि जो है अधिगम या अभियोग्यता या क्षमता को प्रभावित करती है। वही बात पुनः उदाहरण दिया जा सकता है कि अर्जुन से पूछा गया क्या दिखाई दे रहा है, अर्जुन का उत्तर था कि केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बाकी राजकुमारों का उत्तर था कि आसपास पेड़ दिखाई दे रहा है, आचार्य आप दिखाई दे रहे हैं, हमारे भाई दिखाई दे रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि बुद्धि जो है वो किसी भी समस्या के समाधान का सबसे प्रमुख कारक है। ये बुद्धि लब्धि व्यक्तियों में अलग अलग स्तर पर या अलग अलग क्षमता के रूप में पाई जाती है। कोई व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है वो किसी भी समस्या का समाधान उतनी ही अच्छे ढंग से और शीघ्रता पूर्वक ढूंढ लेता है। और जो बालक या व्यक्ति औसत बुद्धि वाले होते हैं उनके द्वारा परिश्रम पूर्वक या निष्ठा पूर्वक समस्या का समाधान प्राप्त कर लिया जाता है। वही जो औसत पे कम बुद्धि लब्धि वाले बालक या व्यक्ति होते हैं उन्हें किसी की सहायता या परामर्श की आवश्यकता पड़ती है और जिसके द्वारा वो अपने समस्याओं का समाधान करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि भी एक प्रमुख तत्व है जो वैयक्तिक भिन्नता को उत्पन्न करती है या प्रभावित करती है। और बुद्धि के आधार पर व्यक्तियों के बीच में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। ये हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या जिन परीक्षाओं का हम आयोजन करते हैं, तर्क शक्ति या योग्यता परीक्षण जो हम परीक्षाओं के अंतर्गत पूछते हैं, तो स्मृति शक्ति का हम प्रयोग करते हैं या उसके बारे में पूछते हैं या हम जानना चाहते हैं, तर्क क्षमता, निर्णय क्षमता के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो ये सब किसी न किसी रूप में बुद्धि रूपी तत्व से प्रभावित है। तो हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कई प्रमुख कारक हैं और जिनका अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं कि बालक की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है ये वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करती है कि उसका पालन पोषण किस प्रकार के परिवार में हुआ है और परिवार के द्वारा उसमें कौन कौन सी योग्यताएं या क्षमताएं या संस्कार या संस्कृति का समावेश किया गया है। और दूसरा है आर्थिक दफाएं। और बालक का पालन पोषण जिस समाज में, जिस संस्कृति में, जिस परिवेश में हुआ है, उस परिवेश में उस परिवार की आर्थिक दफाएं कैसी रही हैं, ये भी बालक की व्यक्तिगत भिन्नता को या वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करती हैं। और इसके अतिरिक्त प्रजातीय अंतर मनोवैज्ञानिक आधार पर मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि प्रजातीय अंतर भी वैयक्तिक भिन्नता का एक प्रमुख कारक है, जिसके आधार पर कुछ प्रजाति के लोग जो हैं अधिक योग्य या अधिक कार्यकुशल, अधिक कह लीजिए तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक क्षमता से परिपूर्ण या आधुनिकता पूर्ण जीवन जीने वाले लोग होते हैं या आधुनिकता को आत्मसात करने वाले लोग होते हैं। वही दूसरी तरफ कहा गया है या पाया गया है अध्ययनों में कि प्रायः जो कुछ ऐसे भी प्रजातियां पाई गई हैं जो नगरों से दूर और आदिवासी
या पिछड़े क्षेत्रों में निवास करते हैं तो उनके बीच में तर्क क्षमता या कह सकते हैं कि जीवन शैली या उनका सांस्कृतिक आधार या उनके व्यवहार के मानक आज भी परंपरागत रूप से पिछड़े हुए हैं और ये वैयक्तिक भिन्नता को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। और इसके अतिरिक्त कहा जा सकता है जेंडर भेद, तो मनोवैज्ञानिक आधार पर यह माना जाता है और देखा गया है कि जेंडर भेद भी वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करता है, क्योंकि जेंडर भेद वास्तव में कोई एक जैविक भेद नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके आधार पर स्त्री और पुरुष या बालक और बालिका अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करना या उनका निर्वहन करना सीख जाते हैं, लेकिन ये किसी न किसी रूप में वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करता है। और खास तौर पे जो समाज बड़े पारंपरिक या कह लीजिए कि बड़े कंजर्वेटिव होते हैं, उनके बीच में ये ज्यादा वैयक्तिक भिन्नता को उत्पन्न करने वाला कारक के रूप में देखा जाता है, पाया जाता है। इसके पश्चात आयु के आधार पर परिपक्वता जो है वो कह सकते हैं व्यक्ति की कि वो आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है क्रमिक रूप से। तो बालक के या व्यक्ति के जीवन में आयु बढ़ने से जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाता है वैसे वैसे उसके जीवन में अंतर आने लगता है या हमको दिखाई देने लगता है, उसके व्यवहार के तरीके में, उसकी मान्यताओं में, उसकी रुचियों में, अभिरुचियों में ये चीज हमको परिवर्तन में दिखाई देने लगती है। और इसके पश्चात फिर है बुद्धि के आधार पर भी वैयक्तिक भिन्नता जो है वो प्रभावित होती है और प्रायः बुद्धि का वर्गीकरण जो है वो प्रतिभाशाली से लेकर जड़ बुद्धि तक जो किया गया है वो भी एक प्रकार से वैयक्तिक भिन्नता को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। तो वैयक्तिक भिन्नता को जो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनके द्वारा वैयक्तिक भिन्नता जो है एक प्रकार से बालकों में पाई जाती है या इनके द्वारा बालक के व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं प्रभावित किया जाता है किसी न किसी रूप में, और जिससे बालक के व्यक्तिगत भिन्नता व्यवहार में हमको परिलक्षित होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले ये प्रमुख कारक हैं। इसके आगे हम अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।